Good morning, students. I am Vinituttam, your SST teacher, and today we will discuss about the chapter number 6 of history, craft and industries. Students, in this chapter, we will discuss about the Indian handicraft and its decline, growth of new industries in India and changing attitude of the British. आज हम लोग क्राफ्ट और इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर पे। बहुत ही छोटा चैप्टर है ये और बहुत ज़्यादा इसमें आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, बहुत शॉर्ट में चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसको अच्छे से इस चैप्टर को कवर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इंडियन जो क्राफ्ट था वो इंडियन मार्केट पे कैसे बढ़ता है और कैसे बाद में जो ब्रिटिशर्स आने के बाद वो खत्म होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड इट्स डिक्लाइन। देखिए, India had the glorious past of the handicraft industry, the finished woodwork, the cotton, cloth, jewelry, the inlay work, stones, carvings, etc. were exported to the different European countries. India had the flourished the trade bridges with the West. Indian textile, which formed the main item of the trade, was in great demand in Europe, but soon its demand began to decline after the fall down of the Mughals who patronized it. दोस्तों, जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो पहले बहुत तेज़ी से फल फूल रही थी, तेज़ी से बढ़ रही थी। हमारे यहाँ के कॉटन के बड़े हुए जो कपड़े थे, जो ज्वेलरी थी और जो उसमें छापदार प्रिंट था, फिर जो स्टोन्स वर्क जो उसमें किए जाते थे वो इतने अच्छे थे कि ज़्यादातर ये जो दूसरे विदेशी जो कंट्रीज़ थी, जो फॉरेन कंट्रीज़ थी, मोस्टली जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, उनमें हम लोग क्या करते थे, भेजते थे, एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है, अब आप समझते हैं कि अगर हम लोग किसी चीज़ को यहाँ पे फिनिश करके यूरोपियन कंपनी से भेजेंगे तो जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है या जो इंडस्ट्री का तेज़ी से रिवोल्यूशन है उतना तेज़ होगा। ये सब चीज़ें नहीं, बहुत तेज़ी से हम लोगों ने इस इंडस्ट्री को बढ़ाया और इस व्यापार से भारत को बहुत अधिक फ़ायदा हुआ। खासकर टेक्सटाइल का जो ट्रेडिंग था वो सबसे अच्छे कंडीशन पे चल रहा था, खासकर विदेशों के इंपोर्ट करने के मामले में। ठीक है, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये डाउनफॉल हो गया जब मुगल्स का टाइम आया। मुगल टाइम्स में जब खासकर जब ब्रिटिशर्स आने शुरू हुआ तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये डाउनफॉल हो गया। अब जो कॉटन वीविंग और स्पाइनिंग इंडस्ट्री थी और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी जो इंडिया पे, वो पूरी तरीके से मशीन बेस्ड हो गई। जो ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि उस इंडस्ट्री को, पहले क्या होता था कि हमारे यहाँ भारत में ये सब काम हाथों से किए जाते थे। ठीक है ना, हाथ से, इसीलिए इसको हथकरघा उद्योग भी कहा जाता है, तो हाथ से किए जाते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद ये सारी चीज़ें धीरे धीरे उन्होंने मॉडर्नाइज कर दी और इन सब चीज़ों के लिए मशीनें असेंबल कर दी। अब जब मशीनें असेंबल होने लगी तो जो चीज़ें हाथ से तैयार की जाती थी उनका कॉस्ट ज़्यादा आता था, टाइम टेकिंग था, है ना। लेकिन मशीनों से वो सब चीज़ होने की वजह से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने प्रोडक्शन तेज कर लिया, फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी होने लगी और ज़्यादा तेज़ी से माल तैयार होने लगा। तो जो हमारे यहाँ के लोग थे जो हाथों से काम करते थे, धीरे धीरे वो अनएम्प्लॉयड होने लगे, उनके हाथों से व्यापार
कम होने लगा, काम छिनने लगा, है ना। अब बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा इंडियन इकोनॉमी पे। देखिए, जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं अपने देश में और बाहर उसको भेजते हैं तो उसका बेनिफिट ज़्यादा मिलता है हमको, लेकिन बाद में जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने किया क्या कि हमारे यहाँ से वो सिर्फ रॉ मटेरियल लेते थे बहुत ही सस्ते दामों में, क्योंकि आप ये जानते हैं कि किसी बनी हुई चीज़ की कीमत ज़्यादा होती है और उसके रॉ मटेरियल की कीमत कम होती है। तो ब्रिटिशर्स करते क्या थे कि ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेते थे, उसको यूरोप भेजते थे और वहाँ से जब वो माल तैयार हो जाता था, जब फिनिश वर्क वहाँ पर होते हैं, इसके बाद वो फिर भारत लाया जाता था और बहुत ऊंचे दामों में, कई गुना के दामों पर भारत में बेचा जाता था। इससे हमारी इकोनॉमी जो थी, इकोनॉमिक कंडीशंस धीरे धीरे बिगड़ने लगी और जो लोग इस इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे थे वो धीरे धीरे बेरोजगार होने लगे। अब आगे बात करते हैं कि ग्रोथ ऑफ द न्यू इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है ना, हुआ क्या कि धीरे धीरे भारत में भी इस तरीके की जो नई इंडस्ट्री थी वो पनपना शुरू हुई। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड इन इंडिया विद द सेटिंग अप ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल, जूट एंड द कोल माइनिंग इंडस्ट्री इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। मतलब 19वीं सदी के जो आखिरी मतलब हाफ था, मतलब जो लास्ट का हाफ जो समय था, उसमें कॉटन, जूट और कोल माइनिंग की इंडस्ट्री बहुत तेजी से भारत में फैलनी स्टार्ट हो गई। द फर्स्ट कॉटन मिल टेक्सटाइल स्टार्टेड इन द बॉम्बे। मतलब कि जो पहली कॉटन मिल है वो बॉम्बे में, जो इस समय मुंबई है, वहाँ पे स्टार्ट की गई थी बाय द C.N. धवार इन 1854। मतलब C.N. धवार के द्वारा 1854 में। ठीक, फिर इसके बाद नागपुर, अहमदाबाद, सोलापुर, फिर धीरे धीरे स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद से बंगाल वगैरह में भी और उनसे लगे हुए आसपास के जो कोलकाता और जो और शहर थे वहाँ पर भी ये इंडस्ट्रीज बहुत तेज़ी से फैलनी स्टार्ट हो गई। फिर बात करते हैं कोल माइनिंग और आयरन इंडस्ट्री के बारे में। तो इंडिया हैड द एबंडेंट कोल रिवर्स इन द बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। The coal mining industries employing the nearly the 1 lakhs people in 1906। अब आप समझिए कि जो कोल माइनिंग का जो इंडस्ट्री हम लोग के यहाँ उड़ीसा और बिहार, बंगाल के आसपास के रीजन्स में जो तेजी से फैली, उस समय लगभग अगर 1906 के आसपास की बात की जाए तो लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग इस इंडस्ट्री पे काम कर रहे थे। एंड द इंडियन आयरन स्टील इंडस्ट्री फ्लोरिश ड्यूरिंग द कॉलोनियल इरा। जब उपनिवेशवाद हमारे यहाँ चल रहा था उस समय ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से फैली। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द टाटा आयरन एंड द स्टील कंपनी एट द जमशेद बाय द जमशेदजी टाटा हियरलेड इंडियाज पोर्शन ऑफ अ मॉडर्न आयरन एंड स्टील। जो जमशेदजी टाटा थे उन्होंने जमशेदपुर में आयरन और स्टील इंडस्ट्री को स्टार्ट किया था और उस समय की वो सबसे मॉडर्न मतलब स्टील और आयरन की फैक्ट्री मानी जाती थी। अगर अदर इंडस्ट्रीज के बारे में बात करें तो 19वीं सेंचुरी के आसपास देखिए तो प्लांटेशन इंडस्ट्रीज लाइक द टी, कॉफ़ी एंड इंडिगो। मतलब कि चाय, कॉफ़ी, कौवा, तंबाकू, मसाले, इन सब के भी बहुत तेज़ी से जो इंडस्ट्री थी वो क्या हुआ, फैलनी स्टार्ट हो गई। द डेवलपमेंट ऑफ द रेल एंड द रोड नेटवर्क लेटर प्रूव द बेनिफिशियल फॉर द इंडियंस। अब जो अंग्रेजों ने जो रेल नेटवर्क तैयार किया था अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए, बाद में वही जो रेल नेटवर्क था या रोड का जो नेटवर्क था, मतलब ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम था, वो हमारे काम में आने लगा। ठीक, अब इसके बारे में इसके आगे हम लोग बात करेंगे द चेंजिंग द एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम द एप्टी ऑफ द सिंपैथी टुवर्ड्स द सिटी ऑफ द न्यू इंडस्ट्री was noticed during the time to the last cousin and who are the assisted by the separate department of the commerce and industry was created in 1905।
देखिए स्टूडेंट्स, जब ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इंडस्ट्री जब बहुत तेजी से फैलने लगी और एक बदलाव की स्थिति जब आने लगी, तो लॉर्ड कर्जन के समय में इसका एक नया डिपार्टमेंट बना दिया गया, एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया जिसका नाम रखा गया डिपार्टमेंट ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ये 1905 में 1905 में इसको बनाया गया था। अब आप समझ सकते हैं कि अगर ब्रिटिशर्स ने एक पूरा डिपार्टमेंट अलग किया था तो ये कितना तेजी से डेवलप हुआ होगा भारत में मॉडर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन। बहुत सारी और भी इंडस्ट्रीज इसमें फैली, जैसे इंक्लूडिंग राइस फ्लोर मिल, टिम्बर, आयरन एंड स्टील वर्क, है ना। मिनरल इंडस्ट्रीज सच एज सॉल्ट, माइका एंड सेपरेट द डेवलपमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, मतलब ये सब 20 सेंचुरी के आसपास फैली थी। ठीक, तो अब आप समझ सकते हैं कि भारत में कितनी तेजी से ये सब चीजें मतलब डेवलपमेंट होना इनका स्टार्ट हुआ। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ का जो लेबर था ये सस्ता था, जो रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल यहाँ पे सस्ता था, तो जो कॉस्टिंग थी, जो प्रोडक्ट के बनाने में जो कॉस्ट यूज हो रही थी वो बहुत कम हो रही थी। इसीलिए ज़्यादातर यूरोपियन कंपनीज ने यहाँ पर आकर अपने इन चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश की थी। स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड if you have any doubt, if you have any confusion, if you have any query, then you can ask me. Till then, bye.